हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 9 जिसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को समझेंगे। डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को समझने के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसके कॉजेज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, और किस तरह से हम फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को मैनेज करते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So first of all, we are going to understand the basic concepts which are needed to understand the concept of excess demand and deficient demand, जिसके अंदर आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और उसी तरह फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर आप तो इक्विलिब्रियम जो है वहां पे स्ट्रक किया जाता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और जहां पे सेविंग जो है डेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट की हो, कि वहां पे फुली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो। संतुलन वहां पे भी हो सकता है जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है जब रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन ही है और जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से सोचते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज से पोटेंशियल आउटपुट जो है वर्थ 12 बिलियन यूएस डॉलर है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान आउट करते हैं आउटपुट जो है 10 बिलियन यूएस डॉलर। उसी तरह जो हाउस होल्ड है वो अपना प्लान करते हैं एक्सपेंडिचर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है प्लान एक्सपेंडिचर है, एग्रीगेट सप्लाई जो है प्लान आउटपुट है। तो दोनों जो है वो प्लान आउट करते हैं 10 बिलियन यूएस डॉलर। तो यहाँ पे जो 2 बिलियन यूएस डॉलर है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में जो पोटेंशियल आउटपुट है या पोटेंशियल एक्सपेंडिचर है वो 12 बिलियन यूएस डॉलर है, तो वहाँ से 2 बिलियन यूएस डॉलर कम है। तो इसका मतलब है कि 2 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सेस कैपेसिटी है। और इक्विलिब्रियम वहाँ पे अगर करता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई विच इज इक्वल टू 10 बिलियन यूएस डॉलर, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और वहाँ पे 12 बिलियन यूएस डॉलर है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और सोर्सेज जो होते हैं फुली यूटिलाइज होते हैं, और इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, कोई भी अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, लेकिन रिसोर्सेज की पूरी यूटिलाइजेशन नहीं है, इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी होती है। अब हम समझेंगे वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो, वॉलेंटरली के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे जो हमारा वर्कर्स हैं, काम मिल रहा है लेकिन वो काम करने को रेडी नहीं है। सिचुएशन व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल बट वर्कर जो है दे आर नॉट रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, के जो वहाँ पे वेज रेट प्रचलित है उस पर वो काम करने को रेडी नहीं है। जॉब्स आर अवेलेबल बट पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क। इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं होती बट लोग जो होते हैं प्रिवेलेंट वेज रेट पे काम करने को रेडी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्लान्ड आउटपुट जो है डेट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कम होता है। तो इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से लोग जो होते हैं काम करने को रेडी होते हैं बट उनको काम नहीं मिलता, इसकी वजह से वो बेरोजगार होते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एवरी वन हु वॉन्ट्स टू वर्क इज वर्किंग एक्सेप्ट फॉर दोज हु फ्रिक्शनली एंड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग एबल हैं और विलिंग टू वर्क है, प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम करते हैं। जो लोग काम नहीं करते, जो लोग नहीं काम करना चाहते, वो वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग टू वेज रेट, के जो प्रिवेलेंट वेज रेट है वहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं होती, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। कुछ सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं।
फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग जो एबल हैं दे आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, दे विल गेट द वर्क, और जो बेरोजगार होते हैं वो अपनी मर्जी से होते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन द डायनेमिक इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, तो जिसकी वजह से हम एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उस रीज़न की वजह से होती है। तो मतलब इसके अंदर वो वर्कर्स आ जाते हैं जो अपनी पुरानी जॉब को छोड़ चुके हैं अपनी मर्जी से, और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दोज हु हैव एंटर्ड इनटू द लेबर फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार हम मतलब लेबर फोर्स में आते हैं और अपनी जॉब को अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली सर्च आउट करते हैं, तो कुछ ड्यूरेशन के लिए हम अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो रीज़न जो होते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर जो होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं होती, इमोबाइल होती है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है जब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती हैं, या कुछ इंडस्ट्री जो होती हैं लॉन्ग टर्म उनका डिक्लाइन हो जाता है, जैसे अभी ब्लैक एंड वाइट टीवी जो इंडस्ट्री थी उसका पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से होती है कि अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड एंड कैपिटल उनकी शॉर्ट सप्लाई है, और वर्कर जो होते हैं वो पुरानी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंगली जो स्किल चाहिए होती है उसी के मुताबिक ट्रेंड होते हैं, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर स्किल रिक्वायर्ड होती है वो ट्रेन नहीं होते। और उसी तरह क्या होता है कि जब प्रोडक्शन टेक्निक इन द कंट्री जो है उनमें चेंजेस होती हैं, तो जिसकी वजह से कुछ इंडस्ट्री जो है वो क्लोज डाउन हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो लेबर होते हैं उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं होती, और प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर भी चेंजेस होती हैं। Now we are going to understand what is the deficient demand. The concept of deficient demand. It's a situation when aggregate demand is less than the aggregate supply corresponding to full employment. कि full employment की situation के अंदर aggregate supply से aggregate demand कम है। जब aggregate demand जो है that is less than the required, जितना फुल एम्प्लॉयमेंट पे रिसोर्सेज की फुल यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उससे कम है, तो एग्रीगेट डिमांड लो है। जब इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी की पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ही कम है। एग्रीगेट डिमांड लो है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है और जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि यह एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होती है। तो इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। ओ एक्सिस पे हम लेते हैं इनकम, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाई जो है दैट इज़ द एग्रीगेट सप्लाई जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड एफ जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, और ये जो है एग्रीगेट डिमांड जो है प्लान्ड है। तो ये जो गैप है ई एफ का, ये जो है डेफिशिएंट डिमांड है, क्योंकि प्लान्ड हमारी जो है इतनी है और जो बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए वो इतनी है, तो ये इतना गैप है। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारा डेफिशिएंट डिमांड है, ये डिमांड हमारी कम है। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है और जो है प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है तो लोग जो है अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करते हैं, और ये होता है कि उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसके अंदर फॉल हो गया, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर लेस डिमांड होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि जैसे हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे हमारी इनकम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन, तो अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम सेव ज़्यादा करते हैं। एडवांस्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जब हमारी
बेसिकली कंजम्पशन जो होती है पीक पीक लेवल पे पहुंच जाती है, तो वहाँ पे हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है इंक्रीज हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये भी एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जब पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं होते, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है। ओपन इकोनॉमी के अंदर जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द बजटरी कंस्ट्रेंट, जो है गवर्नमेंट जो है अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी आ जाती है। उसी तरह डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट जो है वो भी एग्रीगेट डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर एक्सपोर्ट में कमी होती है तो इसका मतलब होता है कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं उनके ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज में उन पे हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो जाती है। उसी तरह हम जो बाहर से है इम्पोर्ट प्राइस मतलब बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो इम्पोर्ट जो होती है हमारा नेगेटिव कंपोनेंट होती है। तो जिससे क्या होता है कि कई बार इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक प्राइस से काफ़ी कम होती हैं, तो हम बाहर की चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। उसी तरह टैक्स रेट के अंदर इंक्रीज़ होता है, तो जिससे लोगों के पास जो खर्च करने की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो काफ़ी कम होती है। तो नेचुरली अगर हमारी इनकम खर्च करने की कम हो गई है, तो हमारी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। उसी तरह हम देखते हैं कि जब डेफिशिएंट डिमांड होती है, जहाँ पे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होता है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जैसे मैंने इसके अंदर भी बताया था, इस डायग्राम के अंदर भी बताया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे की तरफ है, और ये हमारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। तो ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है जब हमारी डिमांड जो है डेफिशिएंट होती है। तो इसके जो पॉसिबल रीज़न है, डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स और इंक्रीज इन टैक्सेशन। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि देखो अब एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगी, और जिसकी वजह से क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है नहीं जनरेट होगी, तो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, और इससे हमारा क्या है, डिमांड कम है तो प्राइस लेवल भी फॉल करता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, डिफ्लेशनरी गैप है, अनडिजायर्ड स्टॉक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखो यहाँ पे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है दैट हैज शिफ्टेड टू लो लेवल ऑफ जीडीपी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे है क्योंकि डिमांड नहीं है, और इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है जितनी रिसोर्सेज की पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो प्लान्ड आउटपुट जो है पोटेंशियल आउटपुट से, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पोटेंशियल आउटपुट है उससे काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई को कट करता है। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्शन है, पोटेंशियल आउटपुट है वो इतना होना चाहिए, लेकिन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है इस बिंदु पे होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इतना प्रोड्यूस होता है, ओ एन प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेटली ये जो ई एफ है दैट इज़ द डेफिशिएंट डिमांड, और यहाँ पे जो हमारा संतुलन होता है ये एन बिंदु मतलब क्यू बिंदु पे ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और जो एम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतना आउटपुट होना चाहिए। डिफ्लेशनरी गैप देखो, जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, तो डिफ्लेशनरी गैप उत्पन्न होता है।
तो क्योंकि डिमांड कम है जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी प्रेशर्स आ जाते हैं। तो लोगों की जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बिजनेस एक्सपेक्टेशन पुअर हो जाती है क्योंकि डिमांड जो है कम है। तो लो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि लो आउटपुट होता है, जिससे लो इनकम होती है, लो डिमांड होती है, और ये सर्कल चलता रहता है। और इकोनॉमी जो है एक डिफ्लेशनरी चक्रों में फंस जाती है, या हम क्या देते हैं लोअर लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। जैसे लो एग्रीगेट डिमांड है तो डेफिनेटली लो इन्वेस्टमेंट होगी, और लो इन्वेस्टमेंट है तो आउटपुट लो होगा, आउटपुट लो होगा तो लो इनकम होगी, लो इनकम होगी तो नेचुरली आगे फिर एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे हम डिफ्लेशनरी गैप को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो ये हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है जो ई बिंदु पे कट कर रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट में हमारी जो प्रोडक्शन है ये इतनी होनी चाहिए, लेकिन हमारी इतनी होती है। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है वो है EF। EF जो है डेट इज द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। तो इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कह देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है डेट इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। It is the gap by which planned aggregate demand falls short of the aggregate demand needed to establish at full employment equilibrium। तो उससे क्या होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड लो है तो प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस करते हैं, प्लान करते हैं, वो उतना सेल नहीं कर पाते, तो उनके पास अनडिज़ायरेबल स्टॉक जो है इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब वो स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं तो दो उनके पास ऑप्शंस होती हैं, तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, और एक अगले साल के जो प्लान प्रोडक्शन होती है उसमें रिडक्शन हो जाती है। देखो यहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड जो है लेस है, जितना फुल एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो लोग जो है अपने स्टॉक भी क्लियर नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अनवांटेड स्टॉक उनके पास इकट्ठा हो जाता है, और अगर इन स्टॉक को क्लियर करना है तो प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ता है। तो नेचुरली जिससे उनको प्राइसेस कम मिलती हैं और उनके प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगले साल के लिए जो प्लान्ड आउटपुट होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि डिमांड नहीं होती। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड जो है बिल्कुल डेफिशिएंट डिमांड के ऑपोजिट होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, तो इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप से मेयर करते हैं। केन्स के मुताबिक एग्रीगेट डिमांड एक्सेस है जब ये एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है, जो एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे ज़्यादा होता है। It is a situation when aggregate demand is in excess of the available flow of goods and services at full employment। कि जो full employment पे goods and services available हैं उससे aggregate demand ज़्यादा है। तो aggregate demand जो है that is more than aggregate supply corresponding to full employment। तो यहाँ पे क्योंकि fully utilized resources हैं, economy के अंदर full employment है, तो हम supply को increase नहीं कर सकते। तो increase in demand will put pressure on the present supply of goods and services। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारी ये एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो ये है। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि इतना जो है ये एक्सेस डिमांड है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड प्लान माइनस एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो EF जो है दैट इज द एक्सेस डिमांड। It is a situation when aggregate demand is in excess of the available flow of goods or services at full employment। तो यहाँ पे सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है ज़्यादा है, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से क्या होगी कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर उत्पन्न होगी। तो एक्सेस डिमांड के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड के क्या रीज़न है। अगर देखो क्लोज्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पे हमारा जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है कि हमारी सेव करने की जो प्रोपेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और खर्च करने की प्रवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर हाई डिग्री ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जिसकी वजह से लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादा है। जो गरीब लोग हैं वो भी अमीरों को देख के ज़्यादा खर्च करने की
कोशिश करते हैं। और उसी तरह जब बिजनेस एक्सपेक्टेशन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हैं, बुलिश हो जाती हैं, लगता है प्रोड्यूसर्स को कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, तो वो जो है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह ही हम देखते हैं ये क्लोज्ड इकोनॉमी के दो फैक्टर्स थे। अब हम देखते हैं कि जो ओपन इकोनॉमी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि जो अपनी डेवलपमेंट की ये एफर्ट्स कर रही है, उसी तरह वेलफेयर प्रोजेक्ट लेती है, तो इससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। और उसी तरह डोमेस्टिक प्राइसेस लो होती हैं, तो जिनकी वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि हमारी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं ज़्यादा हैं और डोमेस्टिक प्राइसेस कम हैं, तो इंपोर्ट कम हो जाती है। और उसी तरह टैक्स रेट रिड्यूस होने से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। तो इन्फ्लेशनरी गैप that refer to the difference between by which actual aggregate demand exceed the aggregate demand required to establish full employment equilibrium। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ आउटपुट तो इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेस डिमांड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट से डिमांड है उससे ज़्यादा होती है, तो जिससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो जितना इन्फ्लेशनरी गैप ज़्यादा होता है, उतना ही इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाती हैं, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, बट जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है वो ये है। तो यहाँ पे EF जो है डेट इज़ द एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड एट द प्लान लेवल माइनस द एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज़ द EF। तो ये गैप जितना बड़ा होगा उतना ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एक्सेस डिमांड से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, और आउटपुट जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो फुली यूटिलाइज्ड होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो एक्सेस डिमांड की वजह से उत्पन्न होता है। तो ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेस डिमांड जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप को उत्पन्न करती है। उसी तरह हम देखते हैं कि स्टैटिक जीडीपी। देखो, स्टैटिक जीडीपी का मतलब होता है कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है लेकिन हमारी जीडीपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। रियल जीडीपी, जो रियल टर्म्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज्ड होते हैं। और इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पे ये उतना ही रहेगा, चाहे एग्रीगेट डिमांड जो है ज़्यादा होती है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब डिमांड बढ़ जाती है तो वेज की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि और जो है प्राइस लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। Owing to the excess demand, there is a pressure of demand on the existing resources। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, क्योंकि लेबर जो है वेज राइज एक्सपेक्ट करती है, डिमांड करती है, और वेजेस बढ़ जाती हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, जिससे जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। तो राइज इन प्राइस लेवल से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग से क्या होता है, अगेन वो दोबारा से वेजेस को बढ़ाने की कोशिश कहते हैं। तो इस तरह से वेजेस के चक्रव्यूह के अंदर जो है फंस जाता है इकोनॉमी। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक्सेस डिमांड होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जितनी डिमांड होती है उसका हम फ़ायदा नहीं ले पाते। तो हमारा प्रॉफिट जो होता है वो लॉस होता है, क्योंकि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, आउटपुट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। और उसी तरह जो एक्सेस डिमांड होती है ये अच्छी बात नहीं है, ये ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी चक्रव्यूह पैदा करती है, क्योंकि यहाँ से जीडीपी राइज नहीं होता। तो एक्सेस जीडीपी जो एक्सेस एडी है
वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर देती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो एक्सेस डिमांड का है, देखो लेवल ऑफ आउटपुट को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते और इवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैं ऑलरेडी कॉजेज़ जो है एक्सेस डिमांड के बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या मेयर्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल मेयर्स हैं जिसके अंदर आ जाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, पब्लिक बोरिंग एंड पब्लिक डेट है, बोरिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मॉनेटरी मेयर्स के अंदर क्वांटिटेटिव मेयर्स हैं, क्वालिटेटिव मेयर्स हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई जो है रेगुलेट करती है मनी की सप्लाई को। तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जिसके अंदर ओवरऑल होता है कि मनी की सप्लाई को इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो सिचुएशन के अंदर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। क्वालिटेटिव के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है, मॉरल सुएसन है। नाउ विल अंडरस्टैंड के जो एक्सेस डिमांड है तो उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये एक्सेस डिमांड के हम बाद में करेंगे। फिस्कल पॉलिसी जो है डैट इज़ दी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, इसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। फिस्कल मेयर के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी सिचुएशन है जिसके अंदर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी को चेंजेस करती हैं, जहाँ पे होता है कि इकोनॉमी के अंदर हमने जो एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड है उस सिचुएशन को करेक्ट करना है और स्टेबिलिटी लानी है। तो फिस्कल पॉलिसी के जो कंपोनेंट है, फर्स्ट जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, गवर्नमेंट जो है बहुत तरह के एक्सपेंडिचर करती है, जैसे पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, जैसे रोड्स ब्रिजेस डैम बनाती है, एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर स्पेंड करती है, देश की डिफेंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देती है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये जो एक्सपेंडिचर है इसको वो इनकर करती है ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है वेलफेयर लाया जा सके। उसी तरह देखो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अगर एक्सेस डिमांड है तो उस सिचुएशन के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर, जब एक्सेस डिमांड होती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जो राइज होता है दैट वर्क्स एज ए इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि जब डेफिशिएंसी होती है तो लोगों के पास डिमांड जनरेट करने के लिए इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, तो इकोनॉमी के अंदर जो है डिमांड इंक्रीज होती है। और जब एक्सेस डिमांड होती है तो उस वक्त क्या होता है कि विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और यहाँ पे लिक्विडिटी को सोक करना होता है ताकि एग्रीगेट डिमांड को जो है एक्सेस डिमांड जो है उसको करेक्ट किया जा सके। टैक्सेस जो होते हैं कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर जो है, कंपनी जो है, जितने भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री है वो इसको गवर्नमेंट को देती है। और जब टैक्स का बर्डन इंक्रीज किया जाता है, देखो जब भी टैक्स बढ़ते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम जो होती है रिड्यूस होती है, तो जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाती है, तो जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जाता है। उसी तरह जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट जो है टैक्स को कम करती है ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो और एग्रीगेट डिमांड को रेज किया जा सके। उसी तरह पब्लिक बोरिंग या पब्लिक डेट, तो यहाँ पे होता है कि जब गवर्नमेंट से जो है पब्लिक से लोन लेती है तो पब्लिक बोरिंग या पब्लिक डेट क्रिएट होता है। जब डेफिशिएंट डिमांड होता है तो गवर्नमेंट जो है अपनी बोरिंग पब्लिक से काफ़ी कम कर देती है ताकि लोगों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी हो, ज़्यादा फंड्स हो, जिससे वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करें। तो डेफिशिएंट डिमांड को इस तरह से डेफिशिएंट डिमांड को इस तरह से करेक्ट किया जाता है। अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना पब्लिक बोरिंग ज़्यादा करती है, तो लोगों से पैसे बोरिंग करती है, तो उनको अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास लोगों का पैसा चला जाता है और लिक्विडिटी कम हो जाती है लोगों के पास, तो वो चीज़ों की डिमांड कम करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको वो मैनेज करती है। बोरिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो ये इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आरबीआई से बोरिंग होती है, ज़्यादा नोट्स की प्रिंटिंग होती है, तो ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई होती है, सर्कुलेशन होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है।
इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो लेस बोरिंग होती है, जिससे सप्लाई रिड्यूस होती है और लिक्विडिटी जो होती है वो भी रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको भी मैनेज किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आरबीआई करती है, ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस हैं, तो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएसन। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है डैट पॉलिसी बाय विच द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड होती है उस वक्त होता है कि क्रेडिट को कम करना है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर जो है अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो बैंक रेट है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। तो बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी है कि जब वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं तो लोग कम क्रेडिट लेते हैं। उसी तरह रेपो रेट जो होता है जिसपे आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देती है, तो उसको भी जब इंक्रीज कर दिया जाता है तो बैंक जो है कम लोन लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपना पैसा जो है बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास। तो जब रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसको बेसिकली इंक्रीज कर दिया जाता है, तो कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा फंड जो है अपना आरबीआई के पास रखते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होती है। उसी तरह ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई जो है अपनी सिक्योरिटी जो है सेल करता है, जिससे लोगों की लिक्विडिटी को वो सोक करता है। और उसी तरह एसएलआर जिसके अंदर बैंक जो होता है उसको जो कुछ रिजर्व जो होते हैं अपने पास रखने पड़ते हैं। एसएलआर का रेशो जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि बैंक की क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाती है। उसी तरह कैश रिजर्व रेशो जो उन्होंने मिनिमम जो डिमांड डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, तो बैंक की क्रेडिट कैपेसिटी जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड को मैनेज किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, और उसी तरह बैंक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि जो भी आरबीआई की पॉलिसी है जिससे वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करी है तो उसको फॉलो करे। और उसी तरह क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस की जाती है कि जो मतलब कोटा फिक्स कर दिए जाते हैं, और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसको दिया जाता है क्रेडिट, और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स का कोटा फिक्स कर दिया जाता है। और इस तरह जो बैंक उसको फॉलो नहीं करते डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। और यहाँ पे जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो डियर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है ताकि मनी की सप्लाई को रोका जा सके। उसी तरह जब डेफिशिएंसी होती है तो उस सिचुएशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होता है, एक्सेस डिमांड के अंदर एग्रीगेट डिमांड को लो करना होता है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को भी लो किया जाता है, चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को लो कर दिया जाता है ताकि बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रेडिट दे। और उसी तरह आरबीआई जो है सिक्योरिटी ओपन मार्केट से परचेज करता है ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी चाहे और चीज़ों की डिमांड करे। उसी तरह कैश रिजर्व रेशो को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि बैंक जो है उनकी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। और इसी तरह एसएलआर को भी लो कर दिया जाता है ताकि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो। और उसी तरह क्वालिटेटिव के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है लो कर दी जाती है। जैसे मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लेना है तो पहले 20% था, अब वो 10% मार्जिन कर दिया, तो 90% जो है वो बैंक देगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे कम कर दिया जाता है ताकि क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। और कमर्शियल बैंक्स को प्रिशुएट किया जाता है कि वो लैंडिंग के अंदर जो है लिबरल हो, लोगों को उधार दे, और अगर क्रेडिट रैशनिंग है तो उसको विड्रॉ कर लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रेडिट दिया जा सके और एग्रीगेट डिमांड को रेज किया जा सके।